हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको चौथे चैप्टर कराऊंगा और ये चौथा चैप्टर जो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि तीन चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये आपका फोर्थ चैप्टर है। चैप्टर का नाम है तीन वर्ग। तीन वर्ग का मतलब क्या होता है? तीन वर्ग का मतलब होता है तीन क्लास। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म में चार वर्ग है। ब्राह्मण, जिसकी तुलना हम मस्तिष्क से करते हैं। दूसरा होता है क्षत्रिय, जिनकी तुलना हम भुजाओं से करते हैं। तीसरा होता है वैश्य, उसकी तुलना हम जांघों से करते हैं। और चौथा होता है शूद्र। शूद्र जिसकी तुलना हम किससे करते हैं? पैरों से। उसी प्रकार यूरोप में तीन वर्गों का उदय हुआ था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग मतलब जिनमें हम फादर कहते हैं। दूसरा वर्ग था जिसे हम कहते हैं अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में भी अनेक व्यक्ति आते थे। ठीक है, जिसमें राजा की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तीसरा वर्ग होगा जिसे हम कहेंगे कृषक। कृषक मुख्यतः दो प्रकार के थे। ठीक है, एक थे सर्व और एक थे स्वतंत्र। तो इसी पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को हमें क्या करना है? समझना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिए, तीन वर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? मैं आपको सिंपल और साधारण सरल भाषा में समझाता हूं। यूरोप में जिन तीन वर्गों का उदय हुआ, यूरोप में जिन तीन वर्गों का उदय हुआ वो थे, पहला पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग, तीसरा था कृषक वर्ग। इन तीनों के बारे में मेरे को आपको क्या करना है? बताना है। तो पहले वर्ग की तरफ चलते हैं। पहला वर्ग है पादरी वर्ग। ठीक है, तो ये जो पादरी वर्ग है, ये जो अभिजात वर्ग है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो कृषक वर्ग है, इनके कुछ कार्य भी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा जो था वो इतना ही था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, तीन वर्ग के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, तीन वर्ग है क्या? तो पादरी वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली चीज ये है, पादरी वर्ग वह वर्ग था जो यूरोप में ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करता था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली विशेषता है जिसे हम कहते हैं अनुष्ठानिक कार्य। अनुष्ठानिक कार्य का मतलब होता है पूजा पाठ वगैरह। जो भी पूजा पाठ करने का कार्य होता था वो पादरी वर्ग का होता था। दूसरा है जिसे हम कहते हैं ग्रंथों का निर्माण करना। अब भाई सबसे ज्यादा दिमागदार यही है, तो इसका मतलब जो भी बड़े बड़े ग्रंथ होंगे उनको निर्मित करने का कार्य किसका होगा? पादरी वर्ग का। तीसरा है इसका तर्क, जिसे हम कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाना। अर्थात यूरोप की जनता के अंदर अगर किसी नए व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय पर उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? पादरी वर्ग की। ठीक है, अगला है जिसे हम कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना। ठीक है, यदि यूरोप में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी या कोई मर जाता था, उसके मरने का भी ब्यौरा रखा जाता था और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी भी इसी वर्ग की थी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं तलाक करवाना। यदि कोई ऐसा शादी का जोड़ा है जो खुश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था? उनका तलाक कराने की जिम्मेदारी पादरी वर्ग की थी। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं शिक्षा देना। पादरी वर्ग है तो शिक्षा देने का भी कार्य ये करेंगे। ठीक है, यही इनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं दान लेना। दान लेने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी दान लिया जाता था उसमें इनकी सबसे ज्यादा क्या होती थी? महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब पादरी वर्ग है, दान दक्षिणा के बिना इनका जीवन चल नहीं सकता है, इसलिए दान लेते थे। अब बात करते हैं, ये आपके पॉइंट थे। ठीक है, यानी लास्ट पॉइंट था आपका दान लेना। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे वर्ग की। दूसरा वर्ग जो है जिसे हम अभिजात वर्ग के नाम से जानते हैं। अभिजात वर्ग के अंतर्गत राजा होता था, सामंतवाद होता था, लॉर्ड होता था, नाइट्स, इन सब की भूमिका है। तो सबसे पहले पे आता है जिसे हम कहते हैं दूसरा वर्ग। इसके कुछ कार्य थे। सबसे पहला कार्य है दान देना। राजा वगैरह है, अमीर है भाई, दान देने का कार्य इसी का होगा। दूसरा है जिसे कहते हैं यज्ञ करवाना। बड़े बड़े जितने भी यज्ञ होते थे वो सारे यज्ञ कराने की जिम्मेदारी किसकी? इसी वर्ग की। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं कर लेना। कर लेने का मतलब क्या है कि कोई भी जो कह सकते हैं राजा है, राजा का कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो संपूर्ण प्रजा से कर लेगा और जो पैसा आएगा उस पैसे से राज्य का विस्तार करेगा। इसके साथ साथ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गांव के सार्वजनिक कार्य करना। मतलब गांव के जितने भी सार्वजनिक कार्य होते थे उसको करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इसी वर्ग की। ठीक है, अगला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं दंड देना। अगर कोई व्यक्ति अन्याय करता है किसी के साथ तो उसको दंड देने का कार्य किसका होता था? इसी वर्ग का। नेक्स्ट है न्याय करना। न्याय करना मतलब क्या है? अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी वर्ग की होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं कृषि करवाना। ये सारे के सारे कृषकों से क्या करवाते थे? कृषि करवाते थे। ठीक है, ये दूसरे वर्ग के कार्य थे। अब बात करते हैं तीसरे वर्ग की। तो तीसरे वर्ग में आते हैं कृषक वर्ग।
कृषक कितने प्रकार के थे? 2, मैंने आपको शुरू में बताया। सबसे पहला है जिसे हम कहते हैं सर्फ। यह वह गुलाम कृषक थे जो दूसरों के अधीन रहकर काम करते थे। नंबर 2 जिसे कहते हैं स्वतंत्र कृषक। ये वो किसान थे जो स्वतंत्र रूप से रहते थे, इनको किसी भी प्रकार का कर देना नहीं होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सामंतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। जो राजा होते थे उन्होंने अपने साम्राज्य को और ज्यादा नियंत्रित करने के लिए भूमि के कुछ टुकड़े बांटने शुरू किए, और उसी भूमि के टुकड़े को हम किस नाम से जानते हैं? फ्यूड। ठीक है, और ये जो भूमि का टुकड़ा होता था ये सामंतवाद को दिया जाता था। इसके बदले में जो सामंतवाद होता था वो अपने राजा को वचन देता था कि जब कभी आप किसी भी विपदा में, किसी भी समस्या में अगर आ जाओगे तो उस समय पर मैं आपकी क्या करूंगा? मदद। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफ से आपका क्या अभिप्राय है? फीफ क्या है? ध्यान से सुनना। जिस प्रकार राजा ने सामंतवाद को जमीन दी है, उसी प्रकार जो सामंतवाद है वो क्या करेगा? नाइट्स को अपनी जमीन देगा, यानी उसी का कुछ हिस्सा वो नाइट्स को देगा और बोलेगा जा वहां से कर वसूल के लेके आ। तो जो वो भूमि नाइट्स को दे रहा है उस भूमि को कहा गया है फीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैनर क्या था? जो राजा है उसके पास खुद का घर भी है, और जो उसका खुद का घर होता है उस घर को ये मैनर की संज्ञा देते हैं। मतलब उसकी भूमि, उसका घर, उसका जो व्यक्तिगत है जिसपे उसका अधिकार है, उसी को क्या कहा जाता है? मैनर। उसे वो उपजाऊ भी कर सकते हैं, उसे जोत भी सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी कृषक के द्वारा उसे उस पर खेती करवा सकते हैं, तो ये उनका अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे हम कहते हैं टीथ से आपका क्या अभिप्राय है? किससे? टीथ। टीथ का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का कर है जो सीधा ही कृषकों को, चर्च को देना होता है, और ये साल में एक बार देना होता था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ जिसे हम कहते हैं फ्रायर किसे कहते हैं? यूरोप में उसी समय पर अनेक प्रकार के ऐसे भिक्षु भिक्षुणी थे जो दूर दूर दूसरे क्षेत्रों में जाते थे, और जब वो वहां जाते थे जाने के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन मठ में नहीं रहते थे। मठ मतलब एबीज, ठीक है, यानी कि आश्रम जिसे हम कह सकते हैं, तो ये इसमें नहीं रहते थे, इसलिए इन्हें फ्रायर कहा जाता। अगला प्रश्न है यूरोप में सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ कौन कौन से थे? ठीक है, सबसे पहली चीज, बहुत सारे मठ हैं। देखो मठ और आश्रम में फर्क क्या है? मठ शुरू में थे, आश्रम बाद में बने। मठ में सिर्फ पुरुष रह सकते थे, आश्रम में स्त्रियां रह सकती थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, मठ में और आश्रम में दोनों को रहने के लिए क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही पहला जो मठ है वो है सेंट बेनेडिक्ट। ठीक है, 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट नाम का एक मठ बनाया गया था, जो कहां बनाया गया था? इटली में। नंबर 2 जिसे हम कहते हैं क्लूनी का मठ। ठीक है, ये जो था ये बरगंडी में बनाया गया था। ठीक है, और इसकी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसे कहते हैं टैली से आपका क्या अभिप्राय है? जनता सीधा ही राजा को जो कर देती थी उसे टैली कहते थे। ठीक है, जो जनता प्रत्यक्ष रूप से राजा को कर दे रही है उसे टैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैथीड्रल नगर का विकास कैसे हुआ? मैंने पहले चैप्टर में ना एक क्वेश्चन पढ़ाया था, मंदिरों के माध्यम से जो हो रहा है, शहरों का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही चर्च के माध्यम से नगर का विकास हुआ। चर्च ने धीरे धीरे करके अनेक जगहों पर अपनी भूमिका निभाई, चर्च बनने लगी, वहां पे लोगों ने वहां पर दुकानें बसानी शुरू कर दी, और जैसे जैसे दुकानें बसानी शुरू की उसी के साथ साथ क्या हुआ, वहां पर नगरों का विकास हुआ। तो जिन नगरों का विकास हुआ उसी को कैथीड्रल नगर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्फ कौन होते हैं? ठीक है, सर्फ यह वह गुलाम कृषक होते हैं जो स्वयं पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते और इन्हें पूरी जिंदगी अपने मालिकों के अधीन रहकर कार्य करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भिक्षु और भिक्षुणी कौन होते हैं? ईसाई धर्म का जिन्होंने प्रचार प्रसार करने की कोशिश की थी उन्हीं को भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता है। भिक्षु वो होते हैं जिन्हें हम मॉन्क कहते हैं, ये पुरुष होते थे। ठीक है, भिक्षुणी वो होती थी जो स्त्री होती थी, जिसे नन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो भिक्षु भिक्षुणी है उनको किन नियमों का पालन करना पड़ता है? तो मठ में रहने के साथ साथ इन्हें अनेक प्रकार के नियमों का पालन करना होता था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नियम है जिसे कहते हैं बोलने की अनुमति। इन भिक्षु भिक्षुणियों को
कभी कभार बोलने की अनुमति दी जाती थी। नंबर 1। नंबर 2, जीवन चर्च को समर्पित करना, ये अपना संपूर्ण जीवन चर्च को समर्पित करते थे, ठीक है। नंबर 3, संपत्ति एकत्रित ना करना, ये जीवन में कभी भी क्या नहीं कर सकते, संपत्ति एकत्रित नहीं कर सकते, ये क्या है, इनके लिए नियम बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ है उपासना करना। उपासना का मतलब होता है याद, भक्ति, ठीक है, या फिर आराधना, यानी आरती एक तरह से कह लो। तो ये क्या करते हैं, अपने ईश्वर की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं। नेक्स्ट है चोरी ना करना, ये जीवन में कभी भी क्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये जीवन भर धर्म का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, ये इनकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आज्ञा का पालन करना, जो भी इनको बड़े व्यक्तियों द्वारा आज्ञा दी जाएगी उसका पालन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इन्हीं की होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी संबंधित कौन से बदलाव आए, यानी जब यूरोप में 11वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसमें कुछ कुछ बदलाव आए थे। सबसे पहला बदलाव है जिसे हम कहते हैं लोहे के हल। लोगों ने क्या किया, अब लकड़ी के हल की जगह लोहे का हल इस्तेमाल करना शुरू किया। लोहे का हल ज्यादा बारीकी से क्या कर सकता है, खोद सकता है, ठीक है, क्योंकि जब वो ज्यादा बारीकी से खोद पाएगा तो कृषि क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है, उपज भी अच्छी होगी, ठीक है। अगला है भारी औजार, इन्होंने अनेक प्रकार के भारी औजारों का क्या किया, प्रयोग किया, और इसी के माध्यम से इन्होंने लोहे के भारी औजार बनाए ताकि वो ज्यादा बारीकी तक क्या कर सके, खोद सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे की नाल, इन्होंने अनेक प्रकार के कह सकते हैं घोड़ों के नाखूनों में लोहे की नाल का प्रयोग किया ताकि उनके नाखून जो है वो सुरक्षित रहे और वो बिल्कुल भी ना घिसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं हलों का जुआ, जो बैल होता है ना, बैल के आगे जो कह सकते हैं लकड़ी का वो जो रखा जाता है उसे जुआ कहते हैं। तो पहले वो जो जुआ था वो गर्दन पे रखा जाता था उनके, ठीक है, ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो पहले वो गर्दन पे रखा जाता था, लेकिन आगे चल के ही क्या किया जाने लगा, वो कुबड़ पे रखा जाने लगा, यानी गर्दन के पीछे, ठीक है। और नेक्स्ट है जल चक्की और पवन चक्की। इसी समय पर जल चक्की और पवन चक्की की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से इन्होंने कई प्रकार के कार्य को क्या किया, संभव बनाया। ये प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या हुए थे, बदलाव। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक के अनुसार आपने किस चीज को अच्छा किया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसका 3 खेतों वाली व्यवस्था। अब लोगों ने क्या किया, 2 खेतों की जगह पे 3 खेत बना लिए, यानी तीनों खेत में से 2 में एक बार खेती होगी और एक को खाली छोड़ा जाएगा, फिर 2 में खेती होगी, फिर एक को खाली छोड़ा जाएगा, फिर जो बचे हुए 2 होंगे उन दोनों में खेती होगी और एक को बीच में क्या कर दिया जाएगा, खाली छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, खेती को महत्वता दी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कैथोलिक चर्च की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कैथोलिक चर्च क्या होते हैं, बड़े बड़े जो चर्च होते हैं ना उन्हीं को कैथोलिक चर्च कहा जाता है। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला, यूरोप में बड़े बड़े चर्चों का उदय हुआ था और इन्हीं चर्चों के माध्यम से इन्होंने अनेक प्रकार की चीजों को संभव किया। इसके कुछ तर्क हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, ऊंचे तथा नुकीले, ये ऊंचे बनाए जाते थे और नुकीले, ताकि किसी भी व्यक्ति की जो आवाज है वो साफ और सुधरी, या फिर कह सकते हैं साफ और एकदम गूंजे और सभी लोगों को बिना माइक के वो सुनाई दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी घंटियां। इन्होंने बड़ी बड़ी घंटियां लगवाई ताकि आसपास के गांव वासियों को या फिर हर व्यक्ति को क्या किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अभिरंजित कांच। इन्होंने अभिरंजित कांच का प्रयोग किया। ये एक ऐसा कांच था जो दिन में सूर्य की रोशनी से चमकता था और रात में ये मोमबत्ती की रोशनी से चमकता था, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं बाइबल के चित्र। इन्होंने उन्हीं कांच पे बाइबल के चित्र भी छाप रखे थे ताकि जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, जिसे पढ़ना नहीं आता, वो भी आकर इसे क्या कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वीं सदी का संकट क्या था। 14वीं शताब्दी का जो संकट था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि इसी समय पर कई सारे बदलाव आए। सबसे पहला, 14वीं शताब्दी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं शताब्दी कहलाई यूरोप के लिए, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की उन्हें समस्याओं से गुजरना पड़ा। पहला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मौसम में परिवर्तन। पिछले 300 सालों से जो गर्मी का मौसम चला आ रहा था, अब वो सर्दी में बदल गया, और सर्दी में होने के कारण वहां पर खेती नहीं हुई और लोगों को सर्दी का मौसम एकदम से सहन नहीं हो पाया। ये पहला उनके लिए क्या था, संकट था। दूसरा है जिसे कहते हैं चांदी के उत्पादन में कमी। जिन जिन खदानों से चांदी आ रही थी,
उन्हीं खदानों में कह सकते हैं चांदी पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, मुद्रा में गिरावट आई, ये भी एक संकट था। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, खाद्य संकट में कमी या खाद्य व्यवस्था में कमी। खाने की चीजों में कमी आने लगी, क्यों, इसलिए आई क्योंकि जो व्यक्ति थे, जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी और लोगों की जो कह सकते हैं खाने की चीजें थी वो क्या हो रही थी, कम, ये एक संकट था। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, महामारियां। उसी समय पर यूरोप में एक ऐसी महामारी आई जिसे ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। इस बीमारी में क्या हुआ था, कुछ ऐसे जहरीले चूहे थे जिन्हें इन्फेक्शन था। उन्होंने क्या किया, जो समुद्र से कह सकते हैं अनाज वगैरह जहाजों के जरिए आ रहा था, उन्हीं जहाजों में इन्होंने अनाज क्या कर दिया, झूठा कर दिया, और वो जो अनाज था वो इन्फेक्टेड हो गया। धीरे धीरे करके संपूर्ण यूरोप की जनता ने उसे खाना शुरू किया। जैसे जैसे जनता उसे खा रही थी वैसे वैसे वो मरने लगे, और इसी कारण यूरोप की उस समय की 80% जो जनता थी वो मृत्यु को समा गई। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा क्या था, संकट था। ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको ध्यान से नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मेरा हर साल का रिजल्ट आता है, मैं हर साल बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, उनका रिजल्ट आता है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम भी अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे चल के ऐसी ही वीडियोस तुम्हें क्या मिलती रहे। थैंक यू।